गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 अगस्त पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम द हिंदू के करंट अफेयर्स, पीआईबी और साथ में न्यूज ऑन एआईआर के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और अपने नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते तो मनदीप कौर और राहुल चौधरी ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो जूट फार्मर्स के ऊपर आर्टिकल था, उसको डिस्कस करेंगे। आदि ग्रंथ को डिस्कस करने वाले हैं और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसके ऊपर नया आर्टिकल था, इसको डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के ऊपर एक आर्टिकल है, टाइफेक लिंगराज टेम्पल, जो कि कल्चर से रिलेट करता है लेकिन न्यूज में दिया गया था तो इसलिए डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्वयंभू के बारे में और सतलुज यमुना लिंक के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। कैबिनेट कमेटीज के ऊपर भी हम एक डिस्कशन करेंगे। देन एफआरपी, दैट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, को भी हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। फाइनली फिर सब कुछ रिवाइज करेंगे। जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। 6 या 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। 6 से कम स्कोर आता है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और वैसे भी 24 आवर्स में दोबारा एक बार इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जूट फार्मर्स को लेकर है और 3 स्टेटमेंट्स जूट फार्मर्स को लेकर दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है, सर्टिफाइड सीड्स फ्रॉम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन विल बी परचेज्ड बाय जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सर्टिफाइड सीड्स खरीदेगा। हो सकता है 5 to 6 lakh farm families will be benefited and the spurious seed market will be reduced drastically। तो इसमें क्या होगा, 5 से 6 लाख ऐसी किसानों की फैमिलीज जो हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है, और ऐसे लोग जो कि क्या करते थे, फेक सीड्स, स्पूरियस सीड्स, खराब सीड्स को बेचते थे, उनको यहाँ पे नुकसान होगा। देन नेक्स्ट, the increase of productivity will enhance the income of the farmer and will help the target of doubling the farmer's income by 2025। तो यहाँ पे फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है और उनकी जो इनकम है जिसको हमने 2025 तक डबल करने का एक टारगेट सेट किया था वो भी अचीव हो जाएगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर पूरा इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अभी हुआ क्या है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। और इस एमओयू के हिसाब से ही जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली अपने सीड्स बेचेगी किसको, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और इसकी वजह से जो फार्मर्स है उनको असली सीड्स जो होते हैं, जो बीज बिल्कुल असली होते हैं, जेन्युइन बीज जो होते हैं, वो प्रोवाइड करे जाएंगे। और 5 से 6 लाख फार्मर्स की जो फैमिली है उनको फायदा मिलने वाला है। अभी तक वो बाहर से खरीदते थे जहां पर नकली और स्पूरियस बीज जो होते थे वो उनको मिलते थे, इसी वजह से फसल पे भी नुकसान होता था उनको। तो यहाँ पे उनको अब बेनिफिट मिलने वाला है, और जो नकली सीड्स बेचते थे, स्पूरियस सीड्स बेचते थे, उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। और क्योंकि जब आप एक जेन्युइन बीज जो है उसको लेकर अपनी फसल उगा रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो आपका रेवेन्यू होगा, जो इनकम होगी, प्रॉफिट जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। और जो हमारा टारगेट था हमारा 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, डबल करना है हमें फार्मर्स की इनकम को। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। सो इट इज नॉट 2025, इट इज 2022। ध्यान रखिएगा, अगर मेंस के ऊपर भी फार्मर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि हमने क्या एक स्टेप लिया है, इस एमओयू के बारे में मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फार्मर्स की इनकम डबल करनी है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंसर्निंग प्रकाश पूरब उत्सव के बारे में है, जो कि पंजाब के अंदर खासतौर पे मनाया जाता है, प्रकाश पूरब उत्सव। इसके बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली कहती है, गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। हो सकता है द आदि ग्रंथ इट्स फर्स्ट रेंडिशन वॉज कंपाइल्ड बाय द 5th गुरु, गुरु अर्जुन। तो आदि ग्रंथ जो था, जो इसकी पहली आप कह सकते हैं एडिशन जो था, वो किसने लिखा था, वो कंपाइल किया गया था गुरु अर्जुन जी के द्वारा। नेक्स्ट, गुरु गोबिंद सिंह द 10th सिख गुरु। अब गुरु गोबिंद सिंह को 10th सिख गुरु कहा गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डिड नॉट एड एनी ऑफ हिज ओन हाइम्स। उन्होंने अपनी कोई भी हाइम जो थी इस पर्टिकुलर जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें एड नहीं करी थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रीट किया है लोगों को इस उत्सव के ऊपर, प्रकाश पूरब उत्सव के ऊपर, जो कि होली बुक जो है, जो सिखों की जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको लेकर मनाया जाता है। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई भी सिख कम्युनिटी से ये वीडियो को वॉच करे तो प्लीज इस उत्सव के बारे में हमें और चीजें कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
कि इस उत्सव के अंदर और क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं या क्या क्या चीजें करी जाती हैं, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी नॉलेज भी एनहांस हो सके और मेरी खुद की नॉलेज भी इसको लेकर एनहांस हो सके। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट कहती है द आदि ग्रंथ इट्स फर्स्ट रेंडिशन वाज कंपाइल्ड बाय फिफ्थ गुरु। ये पांचवें गुरु जो सिखों के थे वो गुरु अर्जन थे और उन्होंने इसे कंपाइल किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के 10th गुरु थे। यस, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी हाइम जो थी इसके अंदर ऐड नहीं करी थी। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो था गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और बाद में इस वेरियस लैंग्वेजेस जो थी इसके अंदर ऐड करी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी कोई भी हाइम इसके अंदर ऐड नहीं करी थी। रादर उन्होंने 115 हाइम्स जो थी वो गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु थे उनकी 115 हाइम्स को इसके अंदर ऐड किया था, ध्यान रखिएगा। सेकंड एडिशन जो था उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया था और कई बार उसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करता है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो थी वो न्यूज में थी, अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीईटी टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप ABC पोस्ट। तो ग्रुप ABC नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एनआरए जो है वो बनाई गई है और वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो लेगी, हो सकता है। NRA will have representative of Ministry of Railways, Ministry of Finance, Department of Financial Services, SSC, RRB, IBPS। तो जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसके अंदर वेरियस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो रेलवे से हो, SSC से हो, RRB से, IBPS से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये बात तो सही है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन वेरियस मिनिस्ट्री से होगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो, IBPS हो, SSC हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो। लेकिन यहां पे जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा दैट इज फॉर ग्रुप B एंड C ओनली, ग्रुप A इसमें नहीं डाला गया, ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से पहली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा B, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सिंगल एग्जाम की बात काफी टाइम से हो रही है कि एक ही एग्जाम कराया जाए, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ग्रुप A जो सर्विस है उसके लिए भी सिंगल एग्जाम कराना शुरू कर दिया जाए। इनिशियली जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आपका जो IBPS होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये 3 सेक्टर्स जो होंगे इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इट विल बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल्स। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अलग होगा, 12वीं पास वालों का अलग होगा, 10th पास वालों का अलग होगा, लेकिन नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ट्वाइस ए ईयर, जैसे आपका UGC नेट एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है और 1 साल में 2 बार होता है और 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कराया जाएगा। और जो इसका करिकुलम होगा वो भी एक कॉमन करिकुलम होगा, नहीं तो क्या होता है बच्चे को IBPS की तैयारी अलग करनी पड़ती है, SSC की तैयारी अलग करनी पड़ती है, रेलवे की तैयारी अलग करनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्स की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, एक ही तैयारी उसको करनी पड़ेगी। जो सिलेक्शन होगा वो उसके मार्क्स के बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे होगा। स्कोर्स विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स जस्ट लाइक UGC नेट के अंदर भी जो स्कोर्स होते हैं उसमें JRF का आई थिंक स्कोर जो होता है 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसी तरीके से यहां पर जो स्कोर होगा 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के बाद अगर उसे जॉब मिल जाती है वो ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसे दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कैन राइट टेस्ट मल्टीपल टाइम्स एंड देयर बेस्ट स्कोर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो 1 साल में अगर 2 बार एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो होता है किसी के 60% मार्क्स है और वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसने दूसरा एग्जाम भी दिया, वहां उसके 70% मार्क्स है, तो जो ये वाले मार्क्स है 70% वाले वो बेस्ट मार्क्स है उसके, उसको कंसीडर किया जाएगा। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है DOPT के द्वारा दी गई है। तो देखें आगे जो फ्यूचर है कंपेरेटिव एग्जाम का वो काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे बच्चों को भी आसानी होगी और जो एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उनको भी आसानी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इट टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो अभी एक ऐसा स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वो वहीं के बच्चों के लिए होंगी, मतलब जो लोग उस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं उसी को ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो दी जाएंगी। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है इसके ऊपर, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा कि आर्टिकल 16 जो है हमारा उसका ये वायलेशन है। बट ये जो कंट्रोवर्सी है या फिर आर्टिकल 16 की जो बात है, ये पूरा टॉपिक मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेंस में पूछा जाएगा सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी सही है कि नहीं है, आप इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स दीजिए, अगेंस्ट में कुछ और पॉइंट्स दीजिए, वो मेंस के हिसाब से ठीक है, जो कि हम अपने रिटर्न की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसमें हम ऐड करेंगे इस क्वेश्चन को। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि सारी की सारी जॉब्स जो है गवर्नमेंट जॉब्स वो यहीं के बच्चों को दी जानी चाहिए, जो स्टेट के बच्चे हैं उन्हीं को दी जानी चाहिए। किसने लिया है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सोचिए। चलिए देखिए, टाइम टू टाइम वेरियस स्टेट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को यूज करते हैं ताकि अपना वोट बैंक जो है वो उसको इंप्रूव कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो एक आपका
तो वेरियस स्टेट्स जो है टाइम टू टाइम इस टैक्टिक को यूज करते हैं। आंध्र प्रदेश ने भी इस चीज को यूज किया हुआ है, जिसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो अपने ही स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स को फिक्स किया। इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसा किया जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले हमने हरियाणा के केस में देखा था, जहां पे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो थी उसमें भी रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। यहां पे अभी ये जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया, इट इज टेकन बाय मध्य प्रदेश, जहां पे 100% मतलब सभी की सभी गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो अपने ही लोगों को देने वाले हैं। तो बाकी के जो लोग होंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उसके लिए तो बिल्कुल इंपॉसिबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से बाइफर्केशन जो पॉलिटिक्स होती है ना वो शुरू हो जाएगी। लोग फिर जो हर स्टेट है वो अपने अपने बारे में सोचने लगेगा और फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहां पे हमारा जो आंसर है फिलहाल वो मध्य प्रदेश है। अभी मध्य प्रदेश ने डिसीजन लिया, लेट्स सी कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर इंप्लीमेंट हुआ तो मुझे लगता है कि बाकी के स्टेट्स भी फिर ऐसा करना शुरू कर देंगे। फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन है वो भी देखने को मिल रहा है, और जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। बट मुझे लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल टैक्टिकल पर्पस की वजह से ये डिसीजन लिया गया है और आगे आने वाले टाइम में इसे इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। टाइफेक के बारे में है। टाइफेक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। टाइफेक जो है किस पर्टिकुलर बॉडी को एसोसिएट करता है। फुल फॉर्म भी देखेंगे इसकी, बट पहले क्या एमएचआरडी को बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है, नीति आयोग के अंदर आता है, या मीटी के अंदर आता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें और यहां पे टाइफेक ने कहा है कि हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है ना वो चाइना के बराबर अगर उसे इंप्रूव करना है, उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी लेके आनी, तो काफी सारे बैरियर्स जो थे वो बताए हैं। टाइफेक ने काफी सारे बैरियर्स बताए हैं कि अगर चाइना के बराबर आपको जाना है तो आपको इन बैरियर्स को दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी बराबरी करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। टाइफेक इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है। डायरेक्टली बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिंगराज टेम्पल को लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछा गया। लिंगराज टेम्पल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए राधा यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट कहती है लिंगराज टेम्पल वाज बिल्ट इन 15th सेंचुरी एडी, 15वीं सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। सेकंड कहती है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ है टेम्पल। इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय सोमवंशी किंग ययाति वन, इसे सोमवंशी किंग ययाति वन ने बनाया था। द मेन टावर ऑफ दिस टेम्पल मेजर्स 180 फीट इन हाइट, तो जो मेन टावर है इस मंदिर का उसकी जो ऊंचाई है वो 180 फीट है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से न्यूज थी कि फेस लिफ्ट दे रही है। प्रोबेबली थोड़ा रिपेयर वर्क होगा इसके अंदर, इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं किए जाए यहाँ पर, और इसी वजह से जो रिपेयरिंग का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। इसी वजह से लिंगराज टेम्पल न्यूज में था, उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है। 15वीं सेंचुरी में नहीं, 11वीं सेंचुरी एडी में इसे बनाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है लिंगराज है, तो डेफिनेटली लॉर्ड शिवा को ही ये डेडिकेटेड होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि सोमवंशी किंग ययाति वन ने इस मंदिर को बनाया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर टेम्पल के हाईएस्ट यहाँ पे टावर की ऊंचाई की बात करी जाए तो 180 फीट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एक बार मैं दिखा देता हूं ये दिखता कैसे है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये हाईएस्ट जो 180 वाली ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट लिंगराज टेम्पल। तो कौन सी स्टेटमेंट लिंगराज टेम्पल के बारे में इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है इट इज बिल्ट इन रेड स्टोन, तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है। सेकंड, लिंगराज इज रेफर्ड टू एज स्वयंभू, तो लिंगराज को स्वयंभू भी कहा जाता है। द अदर अट्रैक्शन ऑफ द टेम्पल इज चिल्का लेक, एक और जो अट्रैक्शन है इस मंदिर का वो है चिल्का लेक। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या ये लाल पत्थर से बना है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कैसे स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग। तो यस, यहां पे जो शिवलिंग है उसे स्वयंभू भी कहा जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है इस मंदिर का वो चिल्का लेक नहीं है, दैट इज बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक इज द मेन अट्रैक्शन, इसलिए तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, और हमें इनकरेक्ट ही बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। सतलुज यमुना लिंक के ऊपर क्वेश्चन है। SYL इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन, तो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो सतलुज यमुना लिंक है उन दोनों के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा। क्या ये पंजाब हरियाणा होगा, पंजाब हिमाचल, हरियाणा उत्तराखंड, हरियाणा यूपी।
चलिए, तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने वॉर्न किया है सेंटर को कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है इन द स्टेट इफ सतलुज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट को प्रोसीड किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ से बार बार पंजाब को कहा जाता है कि जो सतलुज यमुना लिंक स्टार्ट किया गया था इसे प्रोसीड करिए, इसे पूरा कंप्लीट तो करिए। लेकिन यहाँ पे सीएम ऑफ पंजाब ने ये अपना एक जो फियर है वो जाहिर किया है सेंटर के सामने। तो यहाँ पे अब आंसर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा जो दो हैं इनके बीच में ये बॉन ऑफ कंटेंशन काफी टाइम से बना हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी 1966 से, जब हरियाणा बनाया गया था। तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब किया गया था और पंजाब हरियाणा जो दो स्टेट्स थे वो बने थे और कहा गया था कि सतलुज का वाटर जो है, सतलुज का जो पानी है उसे शेयर किया जाएगा। 1970 के अंदर लैंड एक्विजिशन थी वो जो होती वो स्टार्ट हो गई थी दोनों स्टेट्स के द्वारा। तो 122 किलोमीटर जो था पंजाब के पास था और 92 किलोमीटर हरियाणा के पास। फिर ये लिंक जो था, जो ये कैनाल थी, ये बनानी शुरू करी गई। तो हरियाणा ने जो अपना शेयर था वो तो कंप्लीट किया, लेकिन पंजाब जो था, पंजाब के अपने कुछ रिजर्वेशन थे इसको लेकर। इसी वजह से ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और अभी भी जो है मामला जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। बार बार डायरेक्शंस दी जाती है, लेकिन पंजाब के अपने रिजर्वेशन है और हरियाणा के अपने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इज हेडेड बाय सीसीईए। जो है इसको हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसको लेकर न्यूज थी, इसी वजह से सीसीईए जो था उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। पहले भी मैंने आपसे पूछा है क्योंकि दो बॉडीज हैं, सीएसीपी और सीसीईए, इसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो सीसीईए को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। दो स्टेटमेंट्स दिए और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट एफआरपी को लेकर करेक्ट है, कौन सी सही है। पहली कहती है एफआरपी हैज बीन फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीसीईए। जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है वो सीसीईए, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे फिक्स किया जाता है, हो सकता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज डिटर्मिन्ड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। दिस विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑल ओवर द कंट्री। तो एफआरपी अगर हम शुगर केन की बात करें तो वो शुगर केन का जो ऑर्डर है 1966 का, उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है और वो पूरे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं। और यहां पे एफआरपी को अभी रिसेंटली जो है वो हाइक किया गया, इंक्रीज किया गया। एफआरपी हैज बीन फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। तो रिकमेंडेशन कौन करता है, सीसीईए नहीं करता है, सीएसीपी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो सीएसीपी रेकमेंड करता है और तब ये प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसमें अभी रिसेंटली इसमें हाइक देखा गया। एफआरपी फॉर 2020-21 शुगर सीजन का जो है, अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन रहता है, ये जो प्राइस है शुगर सीजन के अंदर जो शुगर मिल्स होती हैं वो फार्मर्स को देंगी। तो शुगर मिल्स फार्मर्स को ये पैसा देती हैं जो आपका शुगर केन का सीजन होता है। और इस बार जो प्राइस है वो 10 रुपए ज्यादा रखा गया। तो 10 रुपए जो प्राइस है वो गन्ना फार्मर्स को ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा डिसीजन लिया गया, रेकमेंडेशन भी किया गया था और वो रेकमेंडेशन को मान भी लिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, पहला इनकरेक्ट है। रेकमेंडेशन सीसीईए नहीं देता है, सीएसीपी देता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 मिनट में इसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे एंड विनर ऑफ द डे देखेंगे, इसको मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करी थी। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से बीजों को खरीदेगा। जो 5 से 6 लाख फार्मर्स की फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। और साथ में 2022 तक जो हमारा उनकी इनकम को डबल करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था वो भी अचीव हो जाएगा। फिर हमने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में देखा था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसमें आदि ग्रंथ का जो फर्स्ट एडिशन था कंपाइल किसने किया था, 5th गुरु गुरु अर्जन जी ने किया था। और जो 10वें गुरु थे सिख के, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने इसमें अपनी कोई भी हाइम ऐड नहीं करी थी। राधा जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी 115 हाइम्स इसके अंदर ऐड करी गई थी। फिर हमने देखा था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस से। और इसमें एक ही एग्जाम कराया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सर्विसेज के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये चीज भी। सिंगल एग्जाम होगा, बिल्कुल सिंगल एग्जाम होगा। डीओपीटी की गाइडलाइंस है इसके अंदर। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग एग्जाम्स जो होंगे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे कराए जाएंगे। इसमें एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो 3 साल के लिए वैलिड होगा और 1 साल में 2 बार एग्जाम कराया जाएगा। और हाईएस्ट जो मार्क्स होंगे, बेस्ट जो उनके स्कोर
स्कोर होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। साथ में ही देखा था जॉब्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, मध्य प्रदेश लेके आए हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वायलेशन है हमारे आर्टिकल 16 का, इवन राइट टू इक्वालिटी भी जो है इससे डैमेज हो रहा है। फिर हमने देखा था टाइफेक के बारे में। टाइफेक जो बॉडी, इसने कहा है कि हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री अगर उसको चाइना के साथ कंपीट करना है तो काफी सारे बैरियर्स हैं जिसको दूर करना पड़ेगा। टाइफेक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आती है। फिर हमने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिंगराज टेम्पल के बारे में देखा था। 15th सेंचुरी में नहीं आया था, 11th सेंचुरी में आया था। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया और ऐसा माना जाता है कि सोमवंशी किंग यायाति फर्स्ट उन्होंने इसे बनाया था और इसका जो मेन टावर है उसकी ऊंचाई 180 फीट है। फिर हमने लिंगराज टेम्पल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखी थी। रेड स्टोन से बना है, बिल्कुल ठीक था। स्वयंभू मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पास में लेक है उसका नाम है बिंदु सागर लेक। फिर हमने सतलुज यमुना लिंक के बारे में डिस्कशन किया था। पंजाब हरियाणा के बीच में बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। अभी सेंटर के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी पंजाब को कि आप अपनी साइड का जो लिंक है, जो हरियाणा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, उसे कंप्लीट करिए, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन जो थी वो पंजाब ने अपनी तरफ से दिखाई थी। काफी पुराना इश्यू है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है, 1966 से, उस टाइम से जब हरियाणा स्टेट को 1966 में बनाया गया था। उसके बाद हमने CCEA के बारे में देखा था। हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को अभी रिसेंटली जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस है उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसे किसने रेकमेंड किया था? CACP ने, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस ने। यहाँ पे 10 रुपए जो कॉस्ट है गन्ने की बढ़ाई गई है, तो इसी वजह से शुगर मिल जो होंगे यहाँ पे ओनर्स वो फार्मर्स को 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। और इसका जो प्राइस है वो बेसिकली शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के हिसाब से होता है और पूरे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर करना है, हमने लास्ट टाइम धनवंतरी रथ के बारे में देखा था। एक लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये धनवंतरी रथ क्या है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसका तान्या शर्मा ने करेक्ट आंसर किया। तान्या, आप हमें netmocprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। इसके अलावा मार्किंग स्कीम जो है उसमें जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं 6 या 6 से ज्यादा, देन यू आर इन द सेफ जोन। जितना भी स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर लेस देन 6 है तो इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और वैसे भी 24 आवर्स में इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मुझे अप्रोच करके आप अपना डाउट क्लैरिफाई करा सकते हैं। और सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।